लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आई एम ऑब्वियसली कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़, और साथ ही साथ आई ओ यू गाइज एन एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऑल्दो आई सेड कि मैं बहुत दिनों तक ऐसा हो सकता है पोस्ट ना करूँ। द रियल रीज़न आई वॉज नॉट पोस्टिंग वॉज बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग अलॉट। मैं अलीगढ़ गया, फिर आगरा गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी कहानी है, वो सब आप लोग छोड़ें। दूसरी रीज़न ये था कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, याद है उसमें वो ज़ आवाज़ आ रही थी, फिर मेरा माइक खो गया। आई डोंट नो कैसे, बट एनीवे उसने मुझे एक बहुत ही बेहतरीन बहाना दिया एक नया बेहतर माइक ख़रीदने का, जिसके चक्कर में मैं आपसे बात कर सकता हूँ अपना लैपटॉप जबकि यहाँ पे खुला हुआ भी है, विच मीन्स कि मुझे बार बार बीच में वीडियो पॉज करके अपना लैपटॉप खोल के उससे लाइंस पढ़ के आपको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको खुला रख सकता हूँ। और ये मैं पहले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी मेरा लैपटॉप खुला रहता था या फिर पता नहीं यार, मतलब उसमें आवाज़ आती रहती थी पहले कर करके, और वो अपने मन का मालिक था। खैर, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, राइट ना। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में एक बात आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लें, वो ये है कि साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डिड नॉट इमर्ज फुल्ली अंटिल लाइक द 1879 तक, और उसके बाद भी अंटिल लाइक मिड 20th सेंचुरी यानी 1950s तक इतना कुछ नहीं हुआ था उसके अंदर, ठीक है। तो उसे हमेशा से एक तरीके से या तो मेडिसिन ने ढापे रखा, उससे पहले उसे साइकोलॉजी ने ढापे रखा था, बीच में थियोलॉजी का भी एक दौर आया था जहाँ पे उसे थियोलॉजी ने ढापे रखा था। तो वो बेचारी खुद से खुद से फ्लरिश हो ही नहीं पा रही थी, तो फाइनली जाके वो फ्लरिश होना शुरू हुई। बाद में तो हम लोग थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा ये, तो आराम से आप लोग अपना जो भी खा पी रहे हो वो पकड़ लो, लंबा जाने वाला है ब्रो। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग आते हैं ग्रीक्स के ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी हम लोग कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में बात शुरू करते हैं, स्पेशली सोशल साइंसेज में, तो वी नीड टू गो बैक टू द ग्रीक्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, फिलॉसफी रियली इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेस। तो हमें देखने को मिलता है कि वही कुछ नामचीन लोग जो ऑलमोस्ट हर फील्ड के अंदर काम कर गए। एक तो हमारे हिपोक्रेट्स भाई, हिपोक्रेट्स ओथ आपने सुना होगा जो मेडिकल स्टूडेंट्स लेते हैं अपनी वाइट कोट सेरेमनी के दौरान। तो हिपोक्रेट्स की जहाँ तक हम बात करेंगे, तो ही गेव द आइडिया ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। सो ही बेसिकली टॉक्ड अबाउट बाइल, यानी येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड देन फ्लेम। एंड इन चारों बॉडी फ्लूइड्स को उसने ये सोचा कि ये बॉडी के अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन में होते हैं, और इस बेसिस पे कि बॉडी के अंदर कौन से फ्लूइड का कॉम्पोजिशन कितना है, इंसान की पर्सनालिटी होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल बहुत ज़्यादा है तो वो मेलनकॉलिक पर्सनालिटी हो जाएगी, यानी कि वो डिप्रेशन में रहेगा ज़्यादातर। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर ब्लड ज़्यादा है, देन ही इज़ गोइंग टू हैव अ हैप्पी पर्सनालिटी। सो दैट वाज अ हिपोक्रेट्स गाय। देन एरिस्टोटल आया, एंड एरिस्टोटल ने भी बॉडीली फ्लूइड पे काम करा। एरिस्टोटल जो थे वो थोड़ा सा ऑफ कोर्स इंस्पायर हुए होंगे अपने प्लेटो से और इन टर्न सोक्रेटिस से। सो वी ऑल नो अबाउट द सोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, विच आर बेसिकली कि आप बहुत ही बेसिक चीज़ों से बातें शुरू करें एंड वहाँ से आप बिल्डअप करें। तो एरिस्टोटल का भी ये मानना था, और ये काफ़ी एक्चुअली मॉडर्न थिंकिंग थी उस टाइम के हिसाब से, कि वो तब कह रहे थे कि अगर आप किसी चीज़ों को सही से एलैबोरेट करते हैं, अगर उनके बारे में आप डेप्थ में बात करते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो ही रियली एडवोकेटेड द यूज़ ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड रैशनैलिटी टू सॉल्व मेंटल इलनेस। देन वी हैव द आइडिया ऑफ गेलिन, एंड गेलिन अगेन ह्यूमरल थ्योरी को ही आगे बढ़ाते रहे, जो कि चलती आ रही थी ग्रीस के अंदर, वही बॉडी फ्लूइड्स वाली। ये मैं आपको बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ बिकॉज यूजुअली ये सब चीज़ें हम लोग एक बार क्लिनिकल साइकोलॉजी में फिर से पढ़ेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की हमने हिस्ट्री जो डिस्कस करी थी, जो इसका वीडियो मैं ऊपर यहाँ पे लिंक कर दूंगा, हालांकि वो इंग्लिश के अंदर है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश पे ठीक ठाक पकड़ है, आप समझ पाते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो। वो आपको साइकोलॉजी की भी बहुत ही अच्छी बैकिंग दे देगा। मिडिल एजेस के अंदर भी बिल्कुल सेम सीन। सेंट थॉमस एक्वाइनस जो फेमस क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके आइडियाज़ थे कि भैया एक थियोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा, मेंटल इलनेस का एक साइंटिफिक एस्पेक्ट होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग उस वक्त थियोलॉजी को इस तरीके से मिसयूज़ कर रहे थे कि कुछ लोग पैदा होते तो उन पर एक तरीके का अजाब नाजिल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको मेंटल इलनेस होती है। थॉमस एक्वाइनस का ये मानना था कि सिंस द सोल इज़ क्रिएटेड बाय अ परफेक्ट गॉड, देयर कैन बी नथिंग रॉन्ग विद द सोल इनहेरेंटली, एंड हेंस जो मेंटल इलनेस है वो फिज़िकल एलिमेंट है। सो यू सी, हम लोग कहीं ना कहीं रैशनैलिटी के चक्कर में ही साइकोलॉजी की फील्ड को आगे बढ़ा पाएँ। अगर हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई सब रिलीजन के चक्कर में हो रहा है, या फिर एवरीथिंग हैज़ लाइक अ स्पिरिचुअल कॉज टू इट, देन वी वुड नॉट हैव गॉन एनीवेयर। बाकी जो थॉट्स चल रहे थे मिडिल एजेस के अंदर, जैसे पैरासेल्सस का था। पैरासेल्सस यूज्ड टू बिलीव कि भाई जिस तरीके से स्टार्स अलाइंड हैं स्काई के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या हो रहा है भाई इसे? हाँ,
जिस तरीके से स्टार्स अलाइंड है स्काई के अंदर, वो बहुत इफेक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को. ऑफ कोर्स दैट टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स. देन वी हैव द रेनेसा टाइम, एंड रेनेसा के अंदर काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही थी निकल के. फॉर एग्जांपल रेनेसा को आप एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करिए. रेनेसा के अंदर इट्स बेसिकली द डेथ ऑफ primitive Christianity. You can think about it like this: if what we have right now is modern Christianity, which is based on certain amount of reason and certain amount of faith, then primitive Christianity जो थी उसकी जो डेथ आई वो रेनेसा के टाइम पे आई, बिकॉज जो प्रिंसिपल्स थे चर्च जिस पे बेस था उनको लोग मिसयूज़ करने लग गए थे. और एंड सिंस किसी भी चीज़ का जब मिसयूज़ होने लग जाता है ना, तो उसके अंदर जो अच्छाई होती है वो चली जाती है, चाहे वो कितने भी अच्छे रीज़न की वजह से इस्टेब्लिश की गई हो स्टार्टिंग के अंदर. लेकिन बाद में अगर उसके अंदर आप कहते हैं ना एक्सप्लॉइट करने लग जाएं लोगों को, जो चर्च करने लग गया था उस टाइम पे. एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड कि पहले व्हेन दे केम they had some sense of purpose to it, some sense of vision to it. They were meant to add meaning to people's life, but then later on they were hijacked by people, certain personalities who sort of made it their money making machine. एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं चर्च के साथ हुई थी. तो रेनेसा के अंदर जितने भी इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स थे यूरोप के अंदर के, दे सॉर्ट ऑफ रिबेल्ड अगेंस्ट द चर्च एंड दे स्टार्टेड आस्किंग क्यों, ये तो है ही नहीं, हम मानेंगे ही नहीं. सो एक तरीके से सारे ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था. ये है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट. अब हम एनालाइज कर पाएंगे कि भैया इंपॉर्टेंस क्या है रेनेसा की इन द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये सोचिए, पहले हम लोग सोल पे चल रहे थे, अब एकदम से चीज़ आ गई माइंड बॉडी डुअलिज्म. रेने डेकार्ट का जो आइडिया है, रेने डेकार्ट फेमस फॉर हिज मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, जो आप ज्योमेट्री में ग्राफ आप यूज़ करते हैं, वो उन्हीं की एक तरीके से देन है, उन्हीं का एक तरीके से कंसेप्शन है. बाय द वे वो आइडिया उन्हें लेटे आया था, तो इसलिए अगर आप लेटे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आई हैव गॉट गुड न्यूज़ फॉर यू. मे बी यू विल बी द वन हु वुड थिंक ऑफ सम रियली नाइस थ्योरी इन द फ्यूचर. हमारे रेने डेकार्ट साहब जो थे, उन्होंने कहा कि भाई माइंड अलग चीज़ है और बॉडी अलग चीज़ है, और अब हर चीज़ को एक रिडक्शनिस्ट व्यू से देखा जाने लग गया. मैं ये बात अप्रिशिएट करता हूँ कि रेनेसा के अंदर वी गॉट रिड ऑफ द चर्चेज अथॉरिटेरियन व्यू पॉइंट्स, बट एट द सेम टाइम हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इम्परफेक्ट सिस्टम से उसको रिप्लेस कर दिया, विच वॉज साइंटिफिक रिडक्शनिज्म. एंड वट इट डिड वॉज दैट इट टुक वैल्यूज़ आउट ऑफ एवरीथिंग. यानी कि कोई गुड नहीं है, कोई बैड नहीं है, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के एकदम से लॉस हो गया. अब हर चीज़ जो थी ब्रेन के अंदर किसी फिज़िकल खामी की वजह से हो रही थी, इस वजह से मेंटल इलनेसेस कॉज हो रही थी, लोगों का ये मानना हो गया था. और इसी चक्कर में डॉक्टर्स जो थे वो लोगों को बंद करने लग गए, कन्फाइन करने लग गए, विच इज़ स्टिल बेटर कंसिडर्ड के मिडिल एजेस के अंदर या प्रिमिटिवली लोगों को बंद करके आग लगा दी गई. कभी उन्हें मंदिरों में भेज दिया गया, मस्जिदों में भेज दिया गया. अब उस टाइम के मंदिर मस्जिद ग्रीक्स के टाइम पे जो थे, टेम्पल्स एंड पैंथियंस जो उनके हुआ करते थे, और वहाँ पे उन्हें कहा जाता था कि भाई तुम पश्चात करो. तो उससे तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर था, बट वो बहुत ही इनह्यूमेन ट्रीटमेंट था. ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था. इनफैक्ट ये जब हम 19th सेंचुरी के भी आ जाते हैं तो भी हमें ये देखने को मिलता है कि ये आइडियाज़ तब तक प्रिवलेंट रहे 19th सेंचुरी के अंदर. यहाँ पे आके कार्टेशियन सिस्टम को हल्का सा ना तोड़ मड़ोड़ होने लग गई. क्यों? क्योंकि हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि यार माइंड का बॉडी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है. बिकॉज कुछ रिसर्चर्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैड बेंजामिन रश, जिन्होंने फर्स्ट अमेरिकन टेक्स्ट लिखा है साइकाइट्री के अंदर, और उन्होंने ये बात कही कि यार माइंड की भी डिजीज़ेस हो सकती हैं मेरे हिसाब से. फ्रांज मेस्बर जो है, ही इज़ अ वेरी फेमस गाय इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एटलीस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पेशेंट्स को ट्रीट किया जिनको पैरालिसिस थी, मगर उनको उसके साथ के कोई फिजिकल सिम्टम्स नहीं थे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लकवा मार जाता है मान लीजिए, राइट, तो आपकी बॉडी कुछ फिजियोलॉजिकल मार्कर्स डिपिक्ट करती है, जिसको डॉक्टर स्टडी करके बोलता है कि हाँ भैया इसे लकवा ही पड़ा है और इस वजह से पड़ा है. तो वो जो वजूहात थी जिनकी वजह से लकवा होना चाहिए था वो तो वहाँ थी ही नहीं. तो इससे उसे समझ में आया कि यार ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बायोलॉजिकली पहले ख़राब हो, मतलब फिज़िकली पहले ख़राब हो और उसके बाद जाके उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आए. हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मार्कर ना हो रहा हो, फिर भी आपकी साइकोलॉजी के अंदर मसला आ रहा हो. तो यहाँ पे कार्टेशियन डुअलिज्म थोड़ा बिखरने लगा, क्योंकि वो जो पहले एक आइडिया था कि नहीं माइंड और बॉडी कनेक्टेड है, वो वापस आने लगा, ऑल्दो इन अ मोर रिफाइंड स्टेट. ये बेसिकली एक डेवलपमेंट हुआ इस टाइम के अंदर. ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ
रुडोल्फ वर्चाओ और इन सब लोगों का रहा है, जिन्होंने सेल थ्योरी में काम किया है, जिन्होंने ये बात पता लगाई कि भाई सेलुलर लेवल पे भी अगर इंटरेक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं तो फिर दिक्कतें आ सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिज़िकल एलिमेंट पहले हो और फिर जाके उसका साइकोलॉजिकल आपको आउटपुट दिखेगा। हो सकता है कि एट अ सेलुलर लेवल समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विच यू कैन नॉट स्टडी ड्यू टू लैक ऑफ इक्विपमेंट एंड उसकी वजह से साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे बर्थ ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, तो वी ऑल नो कि भैया जो सबसे पहली किताब कोट अनकोट आप कह सकते हैं पहली किताब, हालांकि मेरी इन स्टेटमेंट से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। द फर्स्ट बुक ऑन एनी सब्जेक्ट, criminology, toxicology, botany, zoology, medicine would actually be a textbook of philosophy because कहीं ना कहीं हर चीज़ philosophy से आ रही है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि द फर्स्ट बुक यानी एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स जो है, जो हमारे थियोडोर फिक्नर ने पब्लिश करी है 1860s के अंदर, तो अगर हम इसको ले रहे हैं वी आर कॉलिंग इट द फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, देन वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज़ कि इसके कोरोलरी, इसके काउंटर पार्ट बहुत सारी किताबें पहले ही फ़िलासफ़ी के अंदर मौजूद हैं। कुछ हम एक्सेस नहीं कर सकते, कुछ के अंदर आइडियाज़ इतने फर्निश नहीं है, इतने रिफाइंड नहीं है कि हम उनको साइकोलॉजिकल बुक बोल पाएँ। दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स फर्स्ट लैबोरेटरी आपको पता है 1879 लाइप्ज़िग के अंदर सेटअप हुई। स्टैनली हॉल और ये सब लोगों का क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, बट नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन a few people जिनको आपको समझना पड़ेगा before you get into a lot of psychology, and the reason for that is कि इनके बारे में आपको कभी अलग से ना पढ़ाया नहीं जाएगा, but they are still stalwarts of their particular field। तो हमें जिनके बारे में कोर्स में पढ़ाया गया है, एक तो हमारे हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स के अंदर पहले ही काम कर रखा था, एंड देन ही ऑल्सो वर्कड ऑन द आइडिया ऑफ रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम बेसिकली क्या होता है, कोई स्टिमुलस के ऑनसेट से हमारा जब तक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, राइट, उस के बीच का जो समय है दैट इज़ रिएक्शन टाइम। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते सामने से एकदम से बच्चा क्रॉस कर गया, वो बच्चे का क्रॉस करने के बीच में और आपका ब्रेक दबाने के बीच में जो टाइम है दैट इज़ योर रिएक्शन टाइम। दैट इज़ हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़। देन यू हैव पॉल ब्रोका या ब्रोसा, वो हाउएवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, आई प्रोनाउंस इट ब्रोका। तो पॉल ब्रोका इज़ द गाय जिन्होंने एफेजिया पे बहुत ज़्यादा काम किया है। एफेजिया इज़ द लैक ऑफ स्पीच। इनके नाम पे इनफैक्ट एक ब्रेन का पार्ट भी है जिसे ब्रोकाज एरिया कहते हैं। लेफ़्ट फ्रंटल लोब में क्या कहते हैं, इट इज़ सिचुएटेड इन द लेफ़्ट फ्रंटल लोब। आपका फ्रंटल मीन्स आगे, यहाँ पे कहीं पे होगा, राइट। एंड वंस इट गेट्स डैमेज्ड, राइट, देन यू हैव डिफ़िकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन। तो ही इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट person. We have Pierre Florence here, anesthesia का pioneer थे, and since anesthesia के pioneer थे, he also went on to study the effects that you would get when you damage a particular area of the brain. Animals पे करा था, इंसानों पे करते तो जेल चले जाते, but उस टाइम पे एनिमल्स पे करने पे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, ये बात सही है। And he found that when you alter the सेरिब्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, चाहे उसे डैमेज करके या उसे स्टिमुलेट करके, देन यू सी सम काइंड ऑफ इफेक्ट इन मोटर फंक्शनिंग। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लिंक आना शुरू हुआ कि अच्छा, यानी दिमाग के इस एरिया से हाथ जुड़ा हुआ है, इस एरिया से कान जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल। देन वी हैव अ वेरी फेमस नेम एंड दैट इज़ ऑफ कोर्स गुस्ताफ फेक्नर, जिन्होंने वेबर्स लॉ को हल्का सा रीडिफाइन भी किया है ना। वेबर्स लॉ क्या है और गुस्ताफ फेक्नर का क्या रोल रहा है, ये हम आगे जाके कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अगर इंशाल्लाह किसी दिन हमने बात करी तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट साइकोफिजिक्स, विच इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ स्टिमुलाई एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड टू देम, हाउ वी रिप्रेजेंट देम इन आवर ब्रेन्स। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मुलर लायर्स इल्यूजन आता है जैसे फॉर एग्जांपल। लेकिन ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक इंथुजियास्ट के लिए पढ़ना इस स्टेज पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आपको बाद में जाके जब आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर स्पेसिफिकली घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड हम लोग ये भी बात करेंगे आगे वाले कुछ वीडियोस में कि इम्पॉर्टेंट फील्ड्स क्या है साइकोलॉजी की, बिकॉज लोगों को यूजुअली लगता है कि काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसका नाम है पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, विच डील्स विद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड वो क्यों होती हैं और उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो पूरी फील्ड बेस्ड है। उसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मेरे ख्याल में सर आर्थर कोनन डॉयल वाज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी
जो इसी सब में डील करते थे। इवन विलियम जेम्स जो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी इससे कनेक्टेड है। उसके आगे वी हैव द एग्जांपल ऑफ फ्रांसिस गाल्टन। अब यहाँ पे देयर इज़ समथिंग एल्स दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू द व्यूअर्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स जो कि सोशल मैनिपुलेशन में यूज़ करे जा सकते हैं, आई मीन लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उनका एक डार्क फेज़ भी गुजरा है। एंड उस डार्क फेज़ से मेरा मतलब ये है कि कभी ना कभी दे हैव बीन यूज्ड फॉर रॉन्ग पर्पसेस। फ्रांसिस गाल्टन वॉज अ यूजेनिसिस्ट, विच मीन्स दैट ही बिलीव्ड कि कुछ लोग जेनेटिकली सुपीरियर होते हैं दूसरे लोगों से। आप क्या मानते हैं दैट इज़ अप टू यू, बट मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ कि यूजेनिसिस्ट आइडियाज़ आर द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द अथॉरिटेरियन रिजीम्स जिनके बारे में मैंने पढ़ा है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद ए, वो हमसे अलग हैं, हम अलग हैं, बी, वी आर बेटर इनहेरेंटली, नॉट बिकॉज ऑफ वॉट वी डू बट बिकॉज ऑफ द वे वी आर, बिकॉज ऑफ द वे वी हैव बीन बॉर्न। ये सारे आइडियाज़ बहुत अच्छी तरीके से डिक्टेटर्स ने एक्सप्लॉइट करे हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता हो तो नाजी डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ऑल्सो यूज टू बिलीव द सेम अबाउट आर्यन रेस। वो जूस को ऐसे देखता था, इवन जूस, बॉस्नियन, जिप्सीज, इवन मुस्लिम्स, उनको ऐसे ही देखता था कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग अलाइव एंड दे आर जस्ट टेकिंग अप स्पेस एंड दे आर बेसिकली वर्मिन, वो कीड़े मकोड़े हैं उसके सामने। तो फ्रांसिस गाल्टन की ये सैड है, लेकिन ये बात सच है कि ही वॉज अ यूजेनिसिस्ट एंड ही वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन individual differences, what basically differentiates individuals from each other. I think he was also the cousin of Charles Darwin. मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं है अपने नोट्स में, लेकिन मुझे याद है कहीं मैंने शायद पढ़ा है। तो अगर मैंने पढ़ा होगा तो मैं आपको नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उन्होंने एडजस्टमेंट की थ्योरी दी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि हाउ डज एन ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू हिज सराउंडिंग्स। 4 इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने लिखी थी, एबिलिटी, स्किल, एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस। 4 बातें उन्होंने कही थी कि इन चारों के मैनिपुलेशन से अलग अलग लेवल पे एन इंडिविजुअल कैन एडजस्ट टू हिज और हर एनवायरनमेंट। देन ऑफ कोर्स वी हैव द एग्जांपल ऑफ रेमंड कैटल, जिन्होंने बेसिकली फ्रांसिस गाल्टन का जो काम था उसी को आगे बढ़ाया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को और ज़्यादा स्टडी करने की कोशिश करी। मोर देन दैट, ये तो हो गया आपके सिलेबस का यूजुअली जो पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि चीज़ें एकेडमिक नहीं होंगी। देन अब्दुल्ला, इतने लंबे टाइम से क्यों हमें वो पढ़ा रहे हो जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर मेन नाम है? पियरे फ्लोरेंस फॉर एग्जांपल, इवन दो ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ सर्टेनली नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन सिगमंड फ्रॉइड, राइट? द रीज़न इज़ कि सिगमंड फ्रॉइड आगे जाके अर्ली स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में फॉर एग्जांपल आने वाले हैं। दैट बीइंग सेड, देयर आर अ फ्यू नेम्स जिनके साथ यू वुड बी हैविंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम सिंपली बाय द वर्च्यू ऑफ यू बीइंग इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक, मार्टिन सेलिगमैन, कार्ल गुस्ताव यंग, then you would have Maslow, you would have Carl Rogers. All of these names are going to come up time and time again. We need to understand that the history of any subject is also related to the development of each individual school within that subject, right? So you cannot study political science without studying Marxism as a school, and that means you cannot study political science without having a framework for capitalism. तो अगर हम इन बातों को जहन में रखेंगे, सो वी वुड बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट। नाम आपको बहुत मिल जाएंगे। वॉज दिस एन एक्सटेंसिव हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी? नो। वॉज दिस समथिंग दैट वुड बेनिफिट यू? प्रॉबेबली। वॉज दिस समथिंग दैट वुड बी इनफ फॉर अ बिगनर? डेफिनेटली। बिकॉज आप यकीन मानिए कि अगर आपको साइकोलॉजी पढ़नी है और अगर आप उसकी हिस्ट्री को लेके पहुंच जाएंगे तो कई सारे लोग आपके अराउंड अपने ही टॉपिक पे, उन्हीं के सब्जेक्ट पे नहीं बोल पाएंगे। उन्हें नहीं पता होगा वेयर हैज़ इट कम फ्रॉम, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, ये तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ ना। डू यू नो कि जो सबसे पहले ऑफिशियल एग्ज़ाम्स शुरू हुए हैं फॉर मेंटल एप्टीट्यूड एंड ऑल were actually started by the Chinese, and the reason for that was that they wanted to test if civil servants had enough of an aptitude to function well in the society. वो बस ये देखना चाहते थे कि क्या कोई इंसान इस लायक है कि वो एक सिविल सर्वेंट बना दिया जाए। Then we also have the case of Al-Razi, if I'm not wrong, treating mentally ill patients in his makeshift clinic at Baghdad.
एंड ये सिर्फ 2 एग्जांपल्स हैं जो मुझे क्रैश कोर्स में सुनने को मिले थे। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा क्रैश कोर्स एक बार ज़रूर देखें जाके। अगर आपको मेरे वीडियोस से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस पढ़ना है, क्रैश कोर्स इज़ अ वंडरफुल सीरीज, ऑलराइट, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम प्रमोटिंग अदर चैनल्स ऑन दिस चैनल, सो गेट यूज्ड टू इट। सो दैट इज़ लाइक ये तो 2 चीज़ें हैं, राइट। एक चाइनीज़ का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक मैंने एग्जाम्पल दिया आपको इसका अलराजी का। देन यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर महाभारत और इन सब के टाइम से जो गीता लिखी गई है, या महाभारत का जो पूरी इंसिडेंट हुआ है, या रामायण है, इस सब के अंदर यू हैव डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इनफैक्ट साइकोलॉजी के अंदर जो बहुत ही कोर प्रिंसिपल्स रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द आइडिया ऑफ डिटैचमेंट रहा है, या यू नो व्हाट मेक्स अस सैड एंड व्हाट मेक्स अस हैप्पी, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं फिलॉसफी के साथ ओवरलैप करते हैं। दैट मीन्स कि इसका इंडियन थियोलॉजी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओवरलैप है, बिकॉज वी नो कि इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन बर्थ टू, यू नो, आई वुड से 3 मेजर रिलीजन्स। देयर इज़ बुद्धिज़्म, दैट्स ओरिजिनली एन इंडियन रिलीजन। Then you have the idea of, you know, Sikhism is from India, Hinduism तो है ही है, उसके साथ साथ आप जैनिज़्म भी जोड़ सकते हैं। So you have got 4 religions which have very strong theological background which are born out of India। लेकिन ये बहुत ही सैड बात है कि ये सब पता होने के बावजूद भी हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पे जब हमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन दिखाना होता है तो हम ओवर कर देते हैं, और जहाँ पे सच में कंट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे हम दिखाने में कम्प्लीटली फेल कर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना है। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रैम्बलिंग कर दी, एंड आई विल ट्राई टू बी मोर रेगुलर। मतलब देखो, नो कमिटमेंट्स, ओके, इट्स वैलेंटाइंस वीक, नो कमिटमेंट्स।